अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा आपने उस ग्रुप में जाके देखा था पास पेपर अपडेट हो गए। मैंने ये सारी सॉफ्ट कॉपीज जो है ना उसमें लगा दी है। बेटा ये ईयर खत्म करेंगे इंशाल्लाह। देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है बेटे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करेंगे। 2010 है हमारे पास समर का वेरिएंट 21। आपसे कह रहा है क्लोरीन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, वेयर इज ब्रोमीन इज अ लिक्विड अंडर द सेम कंडीशन। तो भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताएंगे। 2 नंबर का सवाल है। बताइए किसमें किसमें किसका साइज बड़ा है, किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसमें वंडरवॉल ज्यादा है। शाबाश शाबाश शाबाश। लिखेंगे। चलिए जी, अब पहला है आपके पास क्लोरीन का पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे क्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन स्मॉल साइज देन Br2। तो क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। स्मॉल वेंडरवॉल वेंडरवॉल फोर्सेस इन क्लोरीन देन Br2। weak forces liquid, sorry, weak forces gas, strong force liquid। 2 मार्क्स के लिए आपने ये लिख दिया है। 1 नंबर इसका है, 1 नंबर इसका है। ये एक्स्ट्रा लिख दिया है क्योंकि स्पेस थी। अब ये कह रहा है कि द गैस गैसेस नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, यानी दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है। दैट इज दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर मॉलिक्यूल। सजेस्ट व्हाई नाइट्रोजन हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन CO। ये CO का स्ट्रक्चर है। बताइए क्या आंसर लिखेंगे। सर एंड नॉन पोलर है तो वीक वैंडरवॉल और सीओ पोलर है तो उसके पास परमानेंट डाइपोल है पर दूसरे जो शाबाश 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 शाबाश। आप लिखेंगे CO इज पोलर, it has permanent dipole force of attraction। Number 2, nitrogen is non-polar, nitrogen is non-polar, it has van der Waal।
तीसरा पॉइंट लिखेंगे परमानेंट डाइपोल is stronger than van der Waals forces। ये आपने लिख दिया। अब है, ये बहुत जबरदस्त सवाल है, ये कई दफा आया हुआ सवाल है, मेरी बात सुनिएगा। इसमें सबसे खतरनाक चीज है आ सर्किल। डेंजरस डेंजरस चीज लिखी है इसने, आ सर्किल। इसने खतरनाक चीज लिख दी इसमें, आ सर्किल। अगर आप 2 सर्किल लगाएंगे नंबर काट लेगा वो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है एक जैसा बॉन्ड। सेम ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा, अगर आपने यूं बनाया ये गलत हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि वो तो डेटिव बॉन्ड बना हुआ ऊपर। तो ये बना दें, ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। 1 कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच। अब लोन पेयर, बहुत से बच्चे जज्बाती हो जाते हैं, इसको भी सर्किल करते हैं। अबे नंबर कटेंगे भाई। आ कहा है उसने, आ सर्किल। लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। सर हम कार्बन वाला लोन पे भी कर सकते हैं ना? आप उसको उसको भी बता सकते हैं। एक एक डिसाइड करना पड़ेगा आज जरा। एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। अगर आपने 2 को सर्किल कर दिया गलत हो जाएगा। अगर अगर आ नहीं लिखा होता तो मैं दोनों को सर्किल करके लोन पेयर लिख देता। मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि एग्जाम में फिर आप भी करके आ जाएंगे। एक करना है कोई सा भी। अब आपको बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, वो बोल रहा है कि भाई ऑल्थो ईच कंपाउंड कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड, बट HCN HCN are both very reactive and 2 is not। एक नंबर का सवाल है, क्या लिखेंगे बोलें? सर आपने बताया था कि पोलर इज मोर रिएक्टिव देन नॉन पोलर। बिल्कुल सही कह रही है बेटा। आप स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका ऐसे। ऊपर वाला डेटिक बॉन्ड होता है, मेरा ये वाला डेटिक बॉन्ड होता है माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा HCN। ये सिंगल बॉन्ड है, ये रहा। इस तरह का इस पे चार्ज आ जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जबकि नाइट्रोजन जो है वो नॉन पोलर है। एक नंबर का क्वेश्चन है, आप लिख देंगे नाइट्रोजन इज नॉन पोलर, it does not have dipole, while CO and HCN are polar। They have dipole। Next है HCN react with ethanol, give displayed formula of the compound। देखिए बगैर कुछ किए मैं आपको इसको सिखा देता हूं। या आपने CH3 लिखा, या आपने लिख दिया इथेनॉल। अब आप करेंगे क्या? डबल बॉन्ड हटाएंगे, इधर लगाएंगे H,
और इसी कार्बन पे लगाएंगे साइनाइड। बताइए, आपको 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर नहीं मिलेगा इसमें, बताएं क्यों? सर OH का बॉन्ड नहीं दिखाना आपने। OH का बॉन्ड नहीं बनाया तो लिहाजा आपने OH का बॉन्ड भी दिखाना। बताइए, कार्बोनाइल के रिएक्शन का नाम क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। 2 मई को आपका प्रैक्टिकल है पहला, सही है, एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं आपके और आप सो रहे हैं। मैं रात को भी क्लास ले रहा हूँ, मैं सुबह भी क्लास ले रहा हूँ, सुबह 8 बजे भी क्लास थी मेरी, और आप सो रहे हैं। ये सोना आपका पूरा 1 साल लेके जाएगा, और अगर एक दफा एक्सीलरेटेड लग गया तो फिर अल्लाह ही पास कराता है। बताइए, रिकॉर्डिंग हो रही है ना ये? जी ठीक है जी। सर ड्रॉ मेरा द, तो 30 मई को प्रैक्टिकल है। बस ठीक है, एंजॉय। पेपर पेपर 2 पे फोकस कर लो, पेपर 2 पे मैं बोल रहा हूँ इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। इंशाल्लाह 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 ईद के बाद मैं अपनी क्लासेस को डेली बेसिस पे कर दूंगा। ड्रॉ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। You should show all full and partial charges and represent the movement of electron pair by curly arrow. आपने पूरा मैकेनिज्म दिखाना है। देखिए, ये आ गया CH3, ये आ गया C डबल बॉन्ड O, ये आ गया H। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ट्रैक किया। स्मॉल चार्जेस आर डेवलप्ड। डेल्टा नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन ऑक्सीजन, delta positive charge is developed on carbon. Cyanide is nucleophile. अगर आपने ऐसे चार्ज दिखाया ये गलत हो जाएगा। अगर आपने ऐसे चार्ज दिखाया एरो गलत हो जाएगा। आप एरो दिखाएंगे फ्रॉम लोन पेयर टू कार्बन पॉजिटिव। ये आ गया स्टेप 1, विच इज स्लो। अब स्टेप 2 में क्या होगा? पूरा नेगेटिव चार्ज, साइनाइड ऐड हो गया, साइनाइड ऐड हो गया। इसका नाम है एनाइन एन आयोनिक इंटरमीडिएट। मैंने इनऑर्गेनिक के सॉल्ट्स के नाम लगा दिए हैं, यूट्यूब पे लगाया, इंस्टा पे लगाया, आप उसको काइंडली देख लीजिएगा। नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, इन सब में क्या डिफरेंस है? प्रैक्टिकल में भी आपके ये आया था नाइट्राइट, एक पेपर 2 में भी सवाल आया था नाइट्राइट। आप में से बहुत से स्टूडेंट ने NO2 कर दिया, किसी ने N कर दिया। तो काइंडली उसको प्लीज देख लेना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि क्या डिफरेंस होता है नाइट्राइट नाइट्रेट में। सर आप सारी आपने वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करेंगे ना, मतलब जो आप इंस्टा पे डाल रहे मैंने अब यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया है मैंने, तो मेरे ख्याल में होंगी। देखिए, मैं किसी मेरी कोई लालच नहीं है यूट्यूब पे डालने की या इंस्टा पे डालने की। जब मैं आपका पेपर चेक करता हूँ, मुझे लगता है प्रॉब्लम है, मैं वो दोबारा उसकी वीडियो बना के लगा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि रील का जमाना है, बच्चे छोटी छोटी रील देखते हैं, सिर्फ ये सोच के मैं डाल रहा हूँ और कोई मेरी नियत नहीं है। बहरहाल इसका नाम है एन आयनिक इंटरमीडिएट। अब दूसरा रिएक्शन होता है वो HCN चाहिए, HCN। अब यहां से अटैक हो जाएगा हाइड्रोजन पे। अटैक हमेशा लोन पेयर से होता है। अब क्या बनेगा मेरे बच्चों? ये कंपाउंड वापस आ गया,
इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अगर आपने ये सी ए नहीं दिखाया, नंबर मार्क्स काट लेगा वो। अगर आपने सी ए नहीं दिखाया तो मार्क्स काट लेगा। बताइए, इसके सिर्फ इसके खाली 4 नंबर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। टॉपिक का नाम है काइनेटिक। बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। बताइए, हायर टेम्परेचर में ग्राफ आगे जाता है, लेफ्ट पे जाता है, कहाँ जाता है? आगे जाते आगे जाता है मेरा बच्चा, बिल्कुल सही कहा आपने। मूव टू द राइट। बताइए, पीक हाइट डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? डिक्रीज देखिए मैंने कितनी चालाकी के साथ बनाया है, आप देखें। पहले मैंने पीक बनाई है, पीक। पीक को राइट पे शिफ्ट कर दिया। इसका नाम है T1। टी नाम है, टी। टी हायर टेम्परेचर है, टी। तो आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, ग्राफ मूव टू द राइट, पीक हाइट डिक्रीजेस, straight line energy of activation rises up, total area remains same, shape of the curve is changed। 5 चीजें आपने करनी होंगी। बताइए, हायर टेम्परेचर में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? सेम होती है ना? बढ़ जाएगी। कुछ नहीं डाला हमने। नहीं बढ़ेगी, कम होगी, कम होगी। कम Same भी नहीं होगी। होगी, सेम रहेगी, सेम। बेटा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सिर्फ कैटलिस्ट डालने से कम होती है। energy of activation remains same, but more molecule attain this energy because you increase the temperature। बात समझ आ रही है? more molecule attain this energy। आप देख सकते हैं इसके ऊपर इतना बढ़ गया ये। more molecules attain this energy, more molecule attain this energy by Q because temperature is increased। याद रखिएगा, एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल हो जाते हैं। मालूम है ना आपको ये? जी सर। जी सर। आपने ऊपर H लिख दिया। आप एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन है 2 नंबर के लिए। एक मिनिमम एनर्जी लाजमी लिखना। अगर आपने वर्ड मिनिमम एनर्जी नहीं लिखा तो मार्क्स 1 कट जाएंगे आपके। तो क्या डेफिनेशन होगी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज एंडोथर्मिक। minimum amount of energy required to convert reactant into product। दूसरा नंबर इसका। अब आपसे पूछ रहा है, बताओ भाई, हैबर प्रोसेस है, हैबर। हैबर प्रोसेस के कैटलिस्ट बताओ, टेम्परेचर बताओ, प्रेशर बताओ। लिखवाइए बेटा। कैटलिस्ट बताइए। आयरन। आयरन कैटलिस्ट है। टेम्परेचर 250 450। 450 और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताइए 200 है या 20 है? एक में 20 था, एक में 200 था। बोले क्या लिखूं? 200 था इसमें। 200 एटमॉस्फेयर। सर 20 ये किसमें? किसमें? 2 से 20 20 होता है। 2 से 20 होता है हाइड्रोजनेशन में। अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
on the energy axis of the graph opposite, mark the position clearly labeled C of the activation energy of the reaction when a catalyst is used. बताइए क्या करूं, कहां ग्राफ बनाऊं? पीछे मूव कर दें ईए वाली लाइन को। बिल्कुल सही है बेटा, इसके पीछे मूव कर देता हूं ये, और क्या नाम रखने को बोल रहा है? सी। अपनी अपनी समझाने के लिए यहां लिखूंगा विद कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। अब ये कह रहा है यूज एन आंसर टू एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ कैटलिस्ट रिजल्ट इन रिएक्शंस अकर एट अ फास्टर रेट। मैकेनिज्म पूछ रहा है कैटलिस्ट का, बोले क्या लिखें? Like it provides alternative pathway of lower activation energy to more particles of energy greater than activation energy to more frequent collisions successfully. वेरी गुड, वेरी गुड। कैटलिस्ट लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। याद रखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन ही, ऊपर के 2 मार्क के, नीचे का 1 मार्क का होगा। कैटलिस्ट लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, catalyst lowers the energy of activation, more molecules will attain this energy to form product. इसलिए रेट ज्यादा हो जाएगा। अब आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं और आपसे कह रहा है कि इन ऑर्डर फॉर रिएक्शन 1 टू अकर द रिएजेंट मस्ट बी हीटेड टुगेदर फॉर सम टाइम, ऑन द अदर हैंड रिएक्शन 2 ऑलमोस्ट इन रूम टेम्परेचर। कह रहा है ये आरटी पे हो रहा है और इसको हीट कर रहे हैं। बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? 2-2 मार्क का सवाल है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जबरदस्त बात कह दी आपने। रिएक्शन 1 हैज हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जबकि इसमें लिखेंगे हैज लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मसला ये है कि तो 2 मार्क का हो गया, अब 1 नंबर और चाहिए। बताएं क्या लिखें? सर स्ट्रॉन्ग और सर बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर सकते हैं, जो पूछ रहा है तो बेटा bonds- ऊपर वाला आप देखें, ये कोवेलेंट है। ये आयनिक है। आप बात समझ रहे हैं? तो यहां अब आप कहेंगे आयनिक का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन आयंस को तोड़ने के लिए आयंस ही इस्तेमाल हो रहे हैं। इधर कोवेलेंट को तोड़ने के लिए आयन इस्तेमाल हो रहा है। तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू आयन को आयन से तोड़ना। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? Because energy is required to break covalent bond between carbon and hydrogen, carbon and
ब्रोमीन। कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़ना है ना। अच्छा, अब नीचे है हैज लो आयनेशन एनर्जी। क्यों भाई, नीचे क्यों लो लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है? बिकॉज because both reactants have both reactants have ions and opposite ions attract each other। तो आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। क्या मतलब है, ये देखें, ये H पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है, ये OH नेगेटिव है। ये देखें अट्रैक्शन खुद ब खुद डेवलप हो रही है। तो सर लेस ये फिर एनर्जी से इज रिक्वायर्ड। समझा दें। देखो मेरी बात सुनो, तुम यूं समझो कि एक बच्चा है, वो खाना नहीं खाना चाहता, उसको चमाड़े मार के खाना खिलाना पड़ेगा। लेकिन एक बच्चा भूखा है, उसको चमाटे नहीं मारने पड़ेंगे, वो तो खुद ही खाने की तरफ चले जाएगा। तो ये देखो, ये आइंस है, आइंस, ये भूखे हैं, ये भूखे हैं। अगर क्लोरीन को हाइड्रोजन से अच्छा साथी मिलेगा तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा, हाइड्रोजन को इससे अच्छा साथी मिलेगा वो उसकी तरफ चले जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड टूट रहा है, आयनिक बॉन्ड टूट रहा है बिकॉज ऑफ आइंस। जबकि यहाँ तो बिल्कुल बेकार लोग हैं, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है, कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ आयंस इन्वॉल्व है। जब आयन इन्वॉल्व होते हैं तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होती है। यही वजह है कि आयंस को जब पानी में डालते हैं वो हाइड्रेटेड हो जाते हैं, जबकि कोवेलेंट रिएक्ट करते हैं क्योंकि बॉन्ड ही टूट जाता है। शादिल, बात समझ आई? जी सर। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा लग रहा है कि किसी के मॉक में ये सवाल आया था। अच्छा जी, अब आपको इतने सारे एलिमेंट दिए हुए, बताइए कोई ऐसा कंपाउंड बताइए जिसके नीचे 8 लिखते हैं। बताइए वो कौन सा एलिमेंट है जिसके नीचे सल्फर। शाबाश, S8। तो उसने 8 कहा था, 8 लगा दिया हमने से। अगर आप चाहें तो सल्फर भी लिख सकते हैं। बताइए वो कौन सा एलिमेंट है जो लार्जेस्ट कैटाइन बनाएगा। मेरी बात गौर से सुनना, लार्जेस्ट कैटाइन कौन सा होता है? जितना बड़ा ग्रुप 1 का लार्जेस्ट होता है, ग्रुप वन का लार्जेस्ट होता है, और डाउन द ग्रुप होता है। साइज कैटाइन का साइज, ओ भाई ये DI करके लिख लो, DI। यू जाओगे साइज डिक्रीजेस, यूं जाओगे साइज इंक्रीजेस। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? पोटेशियम। पोटाशियम हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला है एन एलिमेंट दैट फ्लोट्स ऑन वाटर एंड रिएक्ट विद इट। बच्चों वाली बात है। मैंने आपको बताया था जब भी सोडियम को पानी में डालते हैं वो फ्लोट करता है और आगे मूव करता है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ
हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बताया आपने। ये ग्रुप 1 का एनी एलिमेंट। तो आप अगर लिथियम लिखते हैं, ये भी वही क्वालिटी है, सोडियम भी, पोटाशियम भी। कोई भी आंसर लिख सकते हैं बेटे आप। फिर लार्जेस्ट लेकिन कैटायन एल्युमिनियम नहीं होगा? वो तो लार्जेस्ट कैटाइन कह रहे हैं ना, लार्जेस्ट कैटाइन। लेकिन वो एलिमेंट तो नहीं है ना, अमोनियम। अमोनियम तो यहाँ है भी नहीं। फिर एल्युमिनियम कहेगा। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का +3 चार्ज है ना, तो जितना ज्यादा चार्ज होता है हाजरा, साइज छोटा हो जाता है। पीरियड 3 में सबसे बड़ा चार्ज सोडियम का होता है। लेकिन उसने कहा है पूरे पीरियोडिक टेबल में बताओ जो दिख रहा है। तो डाउन द ग्रुप सबसे बड़ा चार्ज और स्टार्टिंग का होता है। ग्रुप 1 का सबसे बड़ा चार्ज होता है। ग्रुप 1 का सबसे बड़ा चार्ज और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। हाजिरा बात समझ आ रही है? जी सर। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट that react with water to give a solution that can behave an oxidizing agent। बताइए वो कौन सा चैप्टर है जिसमें हमने ओपीटी पढ़ा था? ओपीटी मींस ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस, Hydrogen. और रेस्ट इन पीस पढ़ा था, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस। बताएं वो कौन सा चैप्टर था? हमको 17 में पढ़ा था हेलोजन ग्रुप हैलाइड। 17 में पढ़ा था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सारी क्वालिटीज ग्रुप 17 में है। ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो भाई बताइए, ओपीडी ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो कोई भी एलिमेंट लिखते हैं इसके अंदर। एन एलिमेंट हुज नाइट्रेट गिव अ ब्राउन गैस ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। बताइए कौन कौन वो से कोई भी एलिमेंट लिख सकते solution- हैं? क्या बेटा? आपने कहा था सिर्फ एक शायद पोटेशियम होता है, वो सिर्फ जैसे KNO2 देते हैं, वो पूरा थर्मल की डिकम्पोज करते हैं, बाकी सारे मेथड। बिल्कुल सही कह रही है। ग्रुप 1 में खाली लिथियम दे सकता है मेरे ख्याल में। मैं तो कहता हूँ ग्रुप 1 पे जाया नहीं। क्या ग्रुप 1 जो है ना, वो ऑक्साइड बनाता है, NO2 भी टूट जाती है उससे उसमें। तो लिहाजा ग्रुप 2 बेस्ट आंसर होता है। ग्रुप टू या ट्रांजिशन मेटल। अच्छा सर, तो सुनिए, ग्रुप जो आपने ऊपर फ्लोरीन और क्लोरीन वगैरह लिखा है, वो आपने H2 या Cl2 Br2 क्यों नहीं लिखा? बेटा पीरियोडिक टेबल से देख के लिखना है ना, अच्छा, इसलिए आपने बिल्कुल वो एग्जैक्ट। इसलिए मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ही लिख दिया। ठीक है। अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट पे लिखता तो फिर मैं यहाँ नहीं जाता, फिर मैं जाता ग्रुप 1 पे। तो अच्छा जी, रिड्यूसिंग एजेंट में तो सल्फर भी होता है ना, SO2 जो बनाता है। हाँ लेकिन पीरियोडिक टेबल में होना चाहिए ना। तो मैंने कहा था जिससे मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना। सोडियम, सोडियम +1 बन रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज्ड। खुद ऑक्सीडाइज दूसरे को रिड्यूस करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरह का मेरे ख्याल में 2010 का ही दूसरा वेरिएंट है, उसमें ये सवाल आया हुआ है जहां तक मुझे याद हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, मेटल्स। ठीक है। अच्छा बहरहाल, अब आप कोई सा भी लिख सकते हैं इसके अंदर। कैल्शियम लिखते हैं। चलिए अगला सवाल है, गिव द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड of the most electronegative element।
बताएं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? क्लोरीन बोल। फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 4 होती है, हाईएस्ट। मैंने आपको फोन क्लब में स्टार्ट ही F से कराया था, हाईएस्ट होती है। तो भाई फ्लोरीन का ऑक्साइड बनाना है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फ्लोरीन की 1, F2O। अगला, सेवरल ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन एसिडिक ऑक्साइड। बताइए मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं एसिडिक या नॉन मेटल? नॉन। नॉन मेटल ऑक्साइड। गिव द फॉर्मूला ऑफ टू सच ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द सेम एलिमेंट। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सल्फर ले ले आपके कोर्स में, या फॉस्फोरस। आप लिख सकते हैं SO2 एंड SO3। आप लिख सकते हैं P2O5। आप लिख सकते हैं P2O3। ऑक्सीजन का नंबर डिफरेंट होना चाहिए। ये और करके लिखा है आपने। अब ये कह रहा है, बताइए कौन से दो फ्लोराइड हैं जो आयनिक हो सकते हैं? बताइए किस किस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? पहले 3। एल्युमिनियम। पहले तो सोडियम फ्लोराइड है। अब बताइए किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है? फिर एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम फ्लोराइड। ये आयनिक हो सकते हैं क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अब ये पूछ रहा है SF6 की शेप बनाइए। ये रहा S, ये रहे 4F, एक ऊपर एक नीचे। कौन सी शेप हो गई भाई? ये ऑक्टाहीड्रल। ये सवाल मैंने खुद क्लास के अंदर कराया है। बताइए IF3 पॉसिबल है, ClF7 पॉसिबल नहीं है। बताए क्यों? सर एक तो एक मिनट। 2 मार्क का सवाल है ये। आइए मैं बना के दिखाता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ, ठीक है? ये आ गया आयोडीन। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आयोडीन है। ये कह रहा है इन द सीक्वेंस ऑफ फ्लोराइड अबव द ऑक्सीजन नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम NaF to SF6 and then falls at ClF5. Attempt to make ClF5 F7 F failed, but अच्छा ठीक है। अब हम बनते हैं क्लोरीन। क्लोरीन। अब क्लोरीन का साइज छोटा है, क्या इस पे 7 फ्लोरीन अकोमोडेट कर जाएंगे?
ये क्लोरीन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने ओवरलैप कर दिया इस ये आ गया। अब ये फिट नहीं हो पा रहा, देख रहे हैं आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो साइज बड़े होने की वजह से वो अकोमोडेट नहीं कर पाता फ्लोरीन को, छोटा होने की वजह से। तो लिखेंगे आयोड साइज ऑफ क्लोरीन एटम is smaller than iodine atom। एक मार्क हो गया। तो लिखेंगे क्लोरीन कैन नॉट accommodate seven fluorine atom while iodine can। उन्हें बात समझ आ गई है? जी सर। कैन नॉट accommodate। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपके पास है अल्कीन, आपने ब्रोमीन डाला है, तो भाई एक ब्रोमीन इधर अटैच हो जाएगी, एक ब्रोमीन यहां अटैच हो जाएगी। क्या आप इस रिएक्शन का नाम बता सकते हैं? एडिशन। खाली एडिशन से काम नहीं चलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब दूसरे रिएक्शन में आपने इसके अंदर डाला है कोल्ड KMnO4, तो यहाँ OH लग जाएगा, यहाँ OH लग जाएगा, डायोल बनेगा। क्या आप इस रिएक्शन का नाम बता सकते हैं? ऑक्सीडेशन। शाबाश, ऑक्सीडेशन। तीसरे पे आ जाएं। अब आपने इसके अंदर HBr डाला, आप देख सकते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमेशा दो प्रोडक्ट देगी, मेजर और माइनर। पहला ऑप्शन यहाँ H लगाएं, यहाँ Br। दूसरा ऑप्शन है यहाँ Br लगाएं, यहाँ H। ये देखें, यहाँ Br लगाया, यहाँ H, यहाँ Br लगाया और यहाँ H। सर एक ही बनाएंगे ना बस? मेरा ख्याल है दोनों बनाने चाहिए और करके। सर तो वो अगर एक उनमें से कोई हमारा गलत हो, जो हमें सही लग रहा हो बस वो बना दे ना। क्यों अगर गलत होगा? क्यों अगर गलत होगा? कॉन्फिडेंस। नहीं नहीं नहीं, अभी तक आपका कुछ भी गलत नहीं हुआ अल्लाह के हुक्म से। आप ये ऐसी बात नहीं करें, दोनों बना देंगे। एक Br यहाँ लगेगा, एक Br यहाँ लगेगा। जितना Br अंदर होगा वो मेजर होगा। रीजन, second degree carbocation is more stable than first degree. Why? Because of inductive effect, electron donating inductive effect. Two
अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड, ये 3 पॉइंट लिख देंगे। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बताइए इसमें अमोनिया डालेंगे एक्सिस में, तो क्या हो रहा है? जहां Br लगा है वहां NH2 लगा देंगे, जहां Br लगा है वहां NH2 लगाएंगे। एक H Br को ले जाके HBr बनाएगा। बताइए इस रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेगेटिव Br जा रहा है, नेगेटिव NH2 आ रहा है। अब आपने इसके अंदर NaOH डाला इथेनॉल के साथ, तो डेफिनेटली NaOH अल्कोहल के साथ डालेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगी और अल्कीन बनेगा। रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन। इसको डिहाइड्रेशन कहना जहालत होगी। HBr रिलीज हो रहा है। अब आपने इसके अंदर डाला है साइनाइड, इथेनॉल के साथ डाला है आपने, जहां जहां Br है वहां वहां साइनाइड लग जाएगा। बताइए ये कौन सा रिएक्शन हुआ? पूरा बोला करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पूरा बोला। अच्छा मेरे बच्चे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यार फैन में खोल के ना, हेडफोन नहीं लगाता, ऐसे ही स्टार्ट होता हो ना, तो बाज़ औक़ात मुझे आपकी आवाज हल्की आती है ना, इसलिए। और फैन है, आजकल के फैन भी इतने जोर से चलते हैं कि उनकी आवाज। हाँ मेरा बच्चा बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया आपने, साइनाइड क्यू में कन्वर्ट हो गया, साइनाइड क्यू में कन्वर्ट हो गया। इसका नाम क्या है? एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस, करेक्ट आंसर। साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है पूह में। ये आपका पूरा सवाल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडर सुटेबल कंडीशन कंपाउंड E will react with compound B. What functional group is produced in this reaction? E और B? E कार्बोक्सिलिक एसिड है एस्टर। और B अल्कोहल एस्टर बन जाएगा। बिल्कुल सही है। तो मैं क्या लिखूं भाई? बोलो मेरे बच्चों, क्या लिखूं? और एस्टर ही लिखेंगे ना। एस्टर ही लिखेंगे ना भाई, जाहिर सी बात है, एस्टर ग्रुप लग रहा है। बताइए अगर यही रिएक्शन लैब में करेंगे तो क्या करेंगे? पानी में रख के गर्म करेंगे, पानी में रख के गर्म करेंगे, है ना? और इसके अंदर कैटलिस्ट डाल देंगे H2SO4 कंसंट्रेटेड, एट H2SO4 कंसंट्रेटेड और हीट अंडर रिफ्लक्स। सर एक बात बताएं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे कोर्स में है, लाइक पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है। क्या किसका? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का? जी। वो तो आपने किया है ना, एल्डिहाइड जब बनता है। नहीं, उसका पूरा क्वेश्चन आया हुआ था 2016 के अंदर, वो पूरा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दिया हुआ था, उसकी प्रॉपर्टीज पूछ रहा था। हाँ भाई, क्या हो गया, ये कोर्स का एसेंस आ रहे हैं। सर हमने अभी नहीं किया है। मैं समझ नहीं पा रहा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या MCQ था? नहीं, पूरा थ्योरी का क्वेश्चन था कि जैसे हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो उसमें कार्बन की जो बड़ी होती जा रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, विस्कोसिटी बढ़ रही है, तो ये उसकी तो आपने ओ प्रॉपर्टीज लेवल पूछ में, रहा था। बेटा बेटा ये तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना, ये तो आपने O लेवल में पढ़ा। जी जी वही। अगर वो आ तो जाए तो मतलब आप ये इसका, याद होना चाहिए ना।
मतलब जितना ज्यादा MR बढ़ता जाता है, ठीक है, तो डाउन द कॉलम MR बढ़ता जाता है, विस्कोसिटी बढ़ती जाती है, गैस से सॉलिड बनते जाते हैं। सही है सर। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमर, बताइए क्या डेफिनेशन लिखूं, ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ था। सेम मॉलिक्यूल फॉर्म द डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula. State two different features of molecule that can give rise to stereoisomerism. बताइए क्या। एक तो सी डबल बॉन्ड सी होता है उसके ऊपर स्टीरियोकेशन और बेटा हर कार्बन ए सी डबल। अच्छा बिल्कुल स्टीरियो सही। आइसोमर। अच्छा हाँ एक है स्टीरियो सेंटर, आपने सही बताया। एक है स्टीरियो सेंटर, एक है कायरल कार्बन। स्टीरियो सेंटर यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 4 different substituent on a carbon। चलिए जी, अब वो कह रहा है कि ये जो आपके पास कंपाउंड है, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करें और बताएं क्या बनेगा। तो इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। इसके अंदर डालेंगे NaHCO3, इससे ये कंपाउंड बनेगा आपका। ये हट जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, और इसकी जगह क्या लग जाएगा भाई, सोडियम। सही है, तो यहाँ लगा दें सोडियम। ठीक है जी, अब आप लगाएंगे यहाँ से सोडियम। सोडियम लगेगा यहाँ पे, यहाँ पर भी सोडियम लग जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी। इसने सिर्फ कंपाउंड का कहा था, मैंने पूरा इक्वेशन लिख दी। अच्छा जी, अब ये आपसे कह रहे हैं अनदर एसिड, ये सिट्रिक एसिड है, ठीक है। अच्छा जी, ये सिट्रिक एसिड के का ऑप्टिकल आइसोमर होता है, तो बताइए इसका ऑप्टिकल आइसोमर क्यों होता है। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या ये और ये सर तो सेम पूरे, ग्रुप लगेगा। ये तो सेम ग्रुप लगे हुए ना, तो बताइए क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नहीं कायरल कार्बन ही। नो, बिकॉज there is no
chiral carbon atom in citric acid। तो भाई ये दोनों सेम है, सेम है। चलिए अगला है, आपने इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। आपने क्या करा, आपने लिखा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी परसेंटेजेस लिख ली, इनके AR से इनको डिवाइड कर दिया, रिलेटिव एटॉमिक मास। आंसर आया 2.98, 4.5, 3.73। सबसे लीस्ट 2.98 है, तीनों को 2.98 से डिवाइड किया, इधर 1 आया, इधर 1.51, 1.25। एक DI याद रखिएगा, जब भी 0.25 आ जाए मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, इस DI को याद रखना है। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया C4H6O5, C4H6O5। अब आपने, आपसे कह रहा है भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल, तो आपने सबसे पहले निकालना है इंपेरिकल फॉर्मूला मास। यहाँ 4 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 5 ऑक्सीजन है, 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 134 आंसर आ गया। फिर आप निकालेंगे रेशियो बिटवीन मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल फॉर्मूला मास। बाय चांस दोनों 134 आए, 1 आंसर आया, इंपेरिकल फॉर्मूला मास को लिख के 1 से मल्टीप्लाई करा, C4H6O5। अब आपने क्या किया, ये आपके पास यहाँ एक पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। अब ये क्वेश्चन जरा मजेदार है, अगर 1.97 ग्राम W लिया जाए और उसको पानी में डिसॉल्व किया जाए, तो जो भी चीज बनेगी उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट करा जाए तो वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। आपसे कह रहे हैं बताइए कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होंगे W के अंदर। देखिए सबसे पहले आपका होगा स्टेप 1। स्टेप 1 है मोल ऑफ RCOOH, ये आपका है स्टेप 1। मोल निकालना है, स्टेप 1 है ये। स्टेप 1 में आप मोल निकाल रहे हैं। मोल का फॉर्मूला है ग्राम ओवर MR। ग्राम आपको मालूम है 1.97 और MR आपको दिया हुआ था ऊपर W का 134। आपने मोल निकाल लिए 0.017। अब आपने निकालने मोल ऑफ NaOH, ये है स्टेप 2। मोल ऑफ NaOH, कंसंट्रेशन आपको गिवन है बेटा, वॉल्यूम आपको गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1000 से डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा 0.0294 मोल। आप स्टेप नंबर 3 करेंगे आप, ये आपका आ गया स्टेप 3। स्टेप 3 में आप इनका मोल रेशियो ले लेंगे, इन दोनों का मोल रेशियो ले लेंगे, जो लीस्ट होगा उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे। 0.0147 लीस्ट है, इन दोनों को डिवाइड किया, 1:2 का रेशियो आ गया। तो इसका मतलब है 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो बताइए कि 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, बताइए कितने COOH होंगे फिर। सर एक बोलिए बेटा, 2 दो होंगे ना, 2 2 फिर होंगे, से वो क्योंकि 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए तो 2 COOH होंगे। तो अब वापस आ जाए, देखें W का आपको दिया हुआ है 4 कार्बन, 4 कार्बन दिए हुए, देखिए 1 2 3 4, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है वो डेफिनेटली किनारों पे होंगे। अब आप बताइए जो W आपने निकाला है
उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितने ऑक्सीजन थे? 5। 5। अभी भी एक ऑक्सीजन बाकी है, तो आप कहीं पर भी एक OH लगा दें, बाकी सब पे हाइड्रोजन लगा दें। बताइए कितने कार्बन थे? 4। 4 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? 6। 6। कितने ऑक्सीजन हो गए? 5। पूरा बैलेंस हो गया। ये देखें, C4H6O5, C4H6O5। जबरदस्त सवाल था, सिर्फ यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। चलो मेरे बच्चों, अभी इंशाल्लाह अपनी जो है ना वो एक फाइल बनाओ, जो जो टॉपिक तुम्हारे मुश्किल है ना वो मार्क करके रख लो। मुझे बोलो जैसे सर मेरा कार्बोनाइल बहुत वीक है, तो मैं कार्बोनाइल के पास पेपर टॉपिकल स्टार्ट करा दूंगा। सर आप एक वो चीज जरूर करवाइएगा, जो स्केलेटल के अंदर सिस ट्रांस आ जाते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं आता। आपको बिल्कुल नहीं आता? आइए मैं आपको अभी के अभी बता देता हूँ कितना आसान तरीका है। ये देखें स्केलेटन में आपने पूछा है मुझसे कि किस तरह से, देखें ये डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर। बताइए क्या ये दोनों ऊपर हैं? जी। अगर आप इसका ट्रांस बनाना चाहेंगे, इसको नीचे बना दें, ये ट्रांस बन जाएगा। तो जो जगह ऊपर वाली है वहां पे हाइड्रोजन होगा और नीचे वाले में CH3 होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप चाहें तो हाइड्रोजन लिख लें, बाद में मिटा दें। एक और देख लें, ये रहा कंपाउंड। अब वो कह रहा है इसका बनाओ सिस ट्रांस, तो कोई मसला नहीं, डबल बॉन्ड बनाया, इस लाइन को नीचे ले गए और इसको भी नीचे ले गए, ये सिस हो गया, ये ट्रांस है। सही है सर, बात। ठीक है बेटा, क्वेश्चन निकालें मुझसे पूछने के लिए, ठीक है? घर में बैठे बैठे कुछ भी नहीं होगा, उठना पड़ेगा। मार्क्स बड़े घटिया आए आप लोगों के, इतने अच्छे नहीं आए कि जिसपे कहा जाए कि आप भाई बहुत अच्छा रिजल्ट लाने वाले हैं। इंशाल्लाह आज मार्क्स शेयर कर दूंगा मैं बाकियों के जितने रह गए, ठीक है? चलो मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज है। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज बेटा।